इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। बबीता जी उल्टा उस पर ही गुस्सा करते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या तुम संस्कार? मैं क्यों उनसे पैसे लूँगी? वो इतने सालों से इस घर में रह रही हैं और हमारे टुकड़ों पर पल रही है, वो भी तुम्हारे और तुम्हारे पापा की वजह से। तो मैं उनसे यहाँ रहने का किराया कैसे ले सकती हूँ? लेकिन मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह बात तुमसे कही किसने है। रजनी जी जल्दी से बोली, और किसने कहा होगा भाभी? उन दो लड़कियों के सिवा वही तो हैं इस घर में जिन्हें आपसे प्रॉब्लम है। संस्कार रजनी जी को घूरते हुए बोला, चाची आप प्लीज़ चुप करेंगी? मैं इस वक्त अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सवालों का जवाब भी मेरी माँ ही मुझे दे। बबीता संस्कार के पास आकर कहती हैं, ये लड़कियां तुम दोनों को बेवकूफ़ बना रही हैं और तुम दोनों। संस्कार गुस्से से फटते हुए बोला, बस कीजिए माँ, और कितना झूठ बोलेंगी आप? आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है या मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। इतने सालों से मैं इस घर में नहीं रह रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि धरा के साथ आप क्या करती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ रहकर मुझे अच्छे से पता चल गया है कि इस घर में धरा की क्या हैसियत है और आप उसे किस तरह से ट्रीट करती हैं। और रही बात किराया लेने की, तो इतना तो मैं धरा को जानता हूँ कि वो झूठ नहीं बोलती है। बबीता जी, हाँ हाँ, वो भला झूठ क्यों बोलेगी? झूठ तो मैं बोल रही हूँ। उस कल की आई हुई लड़की के लिए तुमने मुझे झूठा बना दिया। संस्कार, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। संस्कार, प्लीज़ माई इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए। और सच कहूँ तो उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी कि आप कुछ ऐसा करेंगी। बबीता जी रोते हुए बोली, या तुम क्या कह रहे हो संस्कार? क्या तुम्हें अपनी माँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? पता नहीं तुम्हें किसने सिखा पढ़ा दिया है और किसने तुमसे क्या कहा है जो तुम आज मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो, जबकि मैं तो उन दोनों बहनों को कुछ कहती भी नहीं हूँ और तुम मुझसे बदतमीजी की बात कर रहे हो, जबकि तुमने नहीं देखा कि वह सुहानी किस तरह से बात करती है मुझसे। उस दिन डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे सामने ही उसने मुझसे बदतमीजी की थी ना? फिर भी तुम अपनी माँ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। वह अपनी आंखों में आंसू भरकर खुद को बेचारी साबित करते हुए बोली। संस्कार ने बबीता जी को रोते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह उनके पास गया और उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, प्लीज़ माँ आप रोइए मत। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं धरा को भी इस हालत में नहीं देख सकता। वह मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है, उसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। और मुझे लग रहा है कि वह इस घर में रहकर ना तो खुश है और ना ही उसकी कोई कद्र है। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं उसे इस घर में और नहीं रहने दूंगा। यह सुनते ही बबीता जी पर तो जैसे बिजली ही गिर गई। उन्होंने अपने हाथ झट से संस्कार के हाथों से खींच लिए और उसे हैरानी से देखते हुए बोली, यह तुम क्या कह रहे हो संस्कार? क्या करने वाले हो ऐसा? और उस सुंदरा को तुम यहाँ नहीं रहने दोगे तो फिर कहाँ भेजोगे उसे? संस्कार ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, यह कैसा सवाल है माँ? मैं अकेले उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। बबीता जी को शायद अंदेशा हो गया था कि संस्कार क्या चाहता है, लेकिन वो एक बार उसके मुंह से सुनना चाहती थी। तो वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बोली, तो तुम क्या करोगे? संस्कार ने भी आराम से उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, अपने साथ लेकर जाऊंगा और क्या करूंगा। बबीता जी, लेकिन तुम उसे अपने साथ क्यों लेकर जाओगे? संस्कार परेशानी से अपनी माँ को देखते हुए बोला, आज आपको हो क्या गया है माँ? आज आप किस तरह की बातें कर रही हैं? वह मेरी पत्नी है तो मैं उसे अपने साथ ही तो लेकर जाऊंगा। अब पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? बबीता जी बेचैन होकर बोली, तुम्हें क्या हो गया है संस्कार? तुम आज कैसी बातें कर रहे हो? और क्या तुमने या पति पत्नी की रट लगा रखी है? नहीं है वह तुम्हारी पत्नी, कोई रिश्ता नहीं है उससे तुम्हारा। क्या तुम भूल गए हो कि यह शादी सिर्फ एक समझौते की और दूसरी मजबूरी की शादी थी? तो इसे इतनी गंभीरता से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। संस्कार अपनी माँ को समझाते समझाते थक गया था। उसका सब्र भी अब जवाब दे चुका था। तो वो अब चिल्ला पड़ा और बोला, माँ यह आप क्या कह रही हैं?
आप अच्छे से जानती हैं कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं जो मैं अपनी पत्नी को यूँ बेइज्जत होने के लिए छोड़ दूँ। वो मेरी हम सफ़र है तो मैं उसका साथ ऐसे बीच सफ़र में नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल या फिर कोई समझौता नहीं है। मेरी वसुंधरा से शादी हुई है, वह भी पूरे रस्मों रिवाज के साथ। वह मेरी और इस समाज की नज़रों में मेरी पत्नी है और यही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई चाह कर भी नहीं भुला सकता है। बबीता जी उसके पास आई और उसकी शर्ट को पकड़कर बोली, या तुम क्या कह रहे हो? तुम तो हमेशा से उससे दूर भागते आए हो ना। तुम उसी की वजह से घर को छोड़कर गए थे ना, और तुम तो उससे तलाक भी लेना चाहते थे। तो फिर आज तुम्हें उससे अपना रिश्ता कैसे याद आ गया? तुम्हारे दिल में उसके लिए कैसे इतनी हमदर्दी जाग गई? संस्कार बेबसी से बोला, यह हमदर्दी नहीं है माँ, ये मोहब्बत है, मेरी मासूम मोहब्बत है ये। एक पति की अपने पत्नी के लिए मोहब्बत है ये। हाँ, यह सच है कि मैं शुरू से उससे तलाक लेना चाहता था क्योंकि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके साथ इस घर में रहते रहते मुझे उसकी अच्छाइयों से प्यार हो गया। यह सुनकर बबीता जी का मुंह खुला का खुला रह गया और वह बेयकीनी से उसे देखती रही। तो संस्कार आगे बोला, हाँ माँ, यह सच है कि मैं उससे शुरू से मोहब्बत करता हूँ। बस पहले मुझे एहसास नहीं था, और जब एहसास हुआ तो मेरी कुछ मजबूरियाँ थी जो मैं उसे खुद के साथ नहीं रख पाया। लेकिन अब और नहीं, आप लोग एक बार इस शादी से वापस आ जाइए, उसके बाद मैं पापा और दादी माँ से बात करता हूँ वसुंधरा को यहाँ ले जाने के लिए। अपनी बात कहकर संस्कार वहाँ से जाने लगा तो बबीता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोली, कहीं नहीं जाएगी वह लड़की यहाँ से। वह इस घर में ही रहेगी और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। उससे बेवजह का रिश्ता जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है संस्कार। रिश्ता तो मेरा उससे बहुत पहले ही जुड़ चुका है माँ, और वह रिश्ता बेवजह का नहीं था। कहकर संस्कार ने उनसे अपना हाथ छुड़ा लिया और जाने लगा तो बबीता जी उस पर अपना आखिरी हथियार जमाते हुए बोली, अगर तुम इस घर से उसे लेकर गए संस्कार, तो इस घर से मेरी अर्थी उठेगी और इसके जिम्मेदार तुम और वह लड़की होगी। यह सुनते संस्कार के कदम अपनी जगह पर रुक गए। अपनी माँ की तरफ मुड़ा और उन्हें बेयकीनी से देखने लगा और फिर उनके पास आकर बोला, माँ, यह कैसी शर्त है आपकी? आपको हो क्या गया है? या किस तरह की बातें कर रही हैं आप? आखिर समझ क्यों नहीं रही हैं? वह मेरी पत्नी है, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं उसकी तरफ, और जब मैं उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहता हूँ तो आप मेरे रास्ते में आ रही हैं। लेकिन क्यों? बबीता जी, वो सब मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं उस लड़की को तुम्हारी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उस लड़की को तुम्हारी ज़िंदगी से निकालने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो वह मैं करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। संस्कार अपनी माँ को समझाते हुए बोला, माँ, अभी आप बहुत गुस्से में हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। ठंडे दिमाग से सोचेंगी और फिर ही कोई फ़ैसला लीजिएगा। और रही बात धरा को इस घर से ले जाने की, अगर वह इस घर से नहीं जा सकती तो मैं तो इस घर में रह सकता हूँ ना, लेकिन अब मैं उसे अपनी पत्नी का दर्जा देकर रहूँगा। इस समाज की नज़रों में वह मेरी पत्नी है, लेकिन अब उसे मुझे मन से अपनी पत्नी मानना है। एक बार सोच कर देखिए, अगर पापा आपके साथ ऐसा ही करें तो आप पर क्या बीतेगी? बबीता जी उस पर चिल्लाते हुए बोले, संस्कार, तुम्हें शर्म नहीं आती उस लड़की के लिए अपनी माँ की बेइज्जती करते हुए? तुम मेरी बराबरी उस 2 कौड़ी की लड़की से कर रहे हो। कौन वह मेरे सामने? उसकी औकात ही क्या है? संस्कार भी थोड़ा सा गुस्से में बोला, वह 2 कौड़ी की लड़की मेरी पत्नी है माँ, और आपकी बहू, और आपको अपने बेटी की पत्नी के बारे में इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। और रही बात उसके औकात की, तो संस्कार ठाकुर की पत्नी होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। अब इस मामले पर मैं आपसे और कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप आराम कीजिए, फिर आप लोगों को शादी के लिए भी निकलना है। बबीता जी संस्कार का हाथ पकड़ते हुए बोली, तू भी हमारे साथ चलेगा ना? संस्कार हल्का सा मुस्कुराया और उन्हें देखकर बोला, जाना तो मैं भी चाहता था, लेकिन मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। बबीता जी परेशान होते हुए बोली, वो लड़की भी शादी में नहीं जा रही है
और मैं नहीं चाहती कि तुम उस लड़की के साथ इस घर में अकेले रहो। संस्कार ने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा और बोला, आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है माँ? बबीता जी, तुझ पर तो है लेकिन उस पर नहीं है। मैं इस लड़की की फितरत अच्छे से जानती हूँ। वह तो मौका ढूंढ रही है तुझे अपनी तरफ करने का और तुझे अपने जाल में फंसाने का, लेकिन मैं उसे यह मौका हासिल करने नहीं दूंगी। संस्कार ने अपनी माँ को देखकर अपनी गर्दन ना में ही हिलाई और अफसोस जताते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, आज रात मैं घर वापस नहीं आने वाला हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है और आप नहीं चाहते हैं ना कि मैं वसुंधरा के साथ अकेले इस घर में रहूँ, तो नहीं रहूँगा। और अगर आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है तो आप उसे भी अपने साथ लेकर जा सकती हैं। बबीता जी गुस्से से मुंह फेरते हुए बोली, कभी नहीं, उस लड़की को मैं अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम भी उस लड़की के साथ इस घर में अकेले नहीं रहोगे। संस्कार बुझे मन से बोला, ठीक है माँ, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर वो मन ही मन बोला, लेकिन कब तक, आखिरी कब तक आप मुझे और धरा को दूर रखेंगी? अगले 15 दिन के अंदर अंदर मैं उसे घर से ले जाऊंगा क्योंकि मुझे उसके बाद मुंबई निकलना है और मैं फिर वापस कब आऊँगा यह भी कहना मुश्किल है और अब मैं उसे यहाँ रहने भी नहीं दे सकता हूँ। फिर वह बबीता जी की तरफ देखते हुए बोला, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगी। बबीता जी हल्का सा मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तेरी कसम खाती हूँ कि मैं अपने साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगी। यह कहकर वहाँ से निकल गया। उसके पीछे पीछे समय भी। उन दोनों को बाहर निकलते ही एक शख्स जो बाहर खड़ा रहकर बहुत देर से उनकी बातें सुन रहा था, वह जल्दी से ओट में हो गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे वहाँ खड़ा देखे या किसी को भी पता चले कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली है। या और कोई नहीं बल्कि साहिल था, जो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह मन ही मन खुश से बोला, अरे वाह, यह तो मज़ा आ गया। जिस मौके की तलाश में मैं कब से था, वह मौका आखिर मुझे मिल ही गया। सब लोग शादी में जा रहे हैं और वसुंधरा घर में अकेली है। इससे अच्छा मौका मुझे कब मिलेगा अपनी चाहत को पूरा करने का। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि यह संस्कार भाई को आखिर हो क्या गया है, जिस लड़की से वह अब तक इतनी नफरत करते आए हैं, जिसकी वजह से वह इस घर को छोड़कर गए थे। अचानक से उसके लिए इतना पति प्रेम कैसे जाग गया है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे इस घर से लेकर जाए, मुझे अपना काम पूरा करना होगा। बहुत साल इंतज़ार किया है मैंने इस दिन का, लेकिन आज तक यह मौका मुझे नहीं मिला है और जब यह मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही अपने साथ हाथ से नहीं जाने दूंगा। इसका तो मैं भरपूर फ़ायदा उठाने वाला हूँ। तो जस्ट वे एंड वॉच। वसुंधरा मैडम, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ? थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे, बार बार जलील करती हो ना तुम मुझे। अब देखो मैं तुम्हें किस कदर जलील करूँगा। और तुम्हारी वह बहन जो हर वक्त तुम्हारे आगे ढाल की तरह खड़ी रहती है, अब तो वह भी नहीं होगी तुम्हें बचाने के लिए। मैं तुम्हारी वह हालत करूँगा कि ना तो तुम किसी से सच कह पाओगी और ना ही सह पाओगी। संस्कार और समय दोनों ही बबीता जी के कमरे से बाहर जा चुके थे। अंदर बबीता जी और रजनी जी अकेले रह गए थे। रजनी जी बबीता जी के पास आई और उन्हें तसल्ली देने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बबीता जी का मन इतनी आसानी से शांत होने वाला कहाँ था। बबीता जी का बिल्कुल मन नहीं था शादी में जाने का, लेकिन शारदा जी के आगे उनकी एक ना चली और शारदा जी के कहने पर पूरा परिवार तैयार होकर शादी के लिए निकलने लगा। सुहानी और वसुंधरा अभी अपने कमरे में ही थे, क्योंकि सुहानी तैयार हो रही थी और वसुंधरा उसका सामान पैक कर रही थी। इसलिए सुहानी और वसुंधरा को नहीं पता था कि नीचे क्या ड्रामा हो रहा है। नीचे सब लोग तैयार होकर अपने सामान के साथ हॉल में इकट्ठा हो गए थे और सब लोग जाने के लिए तैयार थे कि तभी साहिल दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और बोला, हाय माँ, मैं मर गया। साहिल की दर्द भरी चीख सुनकर बबीता जी एकदम से घबरा गई और उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ साहिल, तुम ठीक तो हो ना?
क्या हुआ बेटा तुम्हें? साहिल के दर्द से चीखने की आवाज़ सुनकर सारा परिवार उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगा। यह देखकर साहिल ने अपनी आंखें दर्द के मारे बंद कर ली और रोते हुए बोला, माँ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। साहिल को इस तरह से रोता देखकर रजनी जी भी घबरा गई और बोली, मुझे लगता है इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है भाभी, इसलिए यह इतना रो रहा है। ऐसा करते हैं, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही साहिल के कान खड़े हो गए और वह जल्दी से बोला, नहीं नहीं माँ, अगर आप लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो आप लोग मेरठ जाने के लिए लेट हो जाएंगे। राधिका जी भी घबराते हुए बोली, नहीं बेटा, शादी में जाना तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हम लोग तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। साहिल ने मन ही मन बोला, यार ये रजनी चाची और राधिका चाची दोनों ही पागल हो गई हैं। दोनों मेरा प्लान बिगाड़ने पर लगी हुई हैं। लेकिन मेरा नाम भी साहिल है, इतनी आसानी से मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। वो फिर दर्द से दोबारा चिल्लाते हुए बोला, चाची आप ऐसा कीजिए, मुझे दवाई दे दीजिए ताकि मुझे आराम हो जाए और फिर मैं भी आप लोगों के साथ शादी में चल सकूं। शारदा जी आगे आई और बोली, तू पागल हो गया है क्या साहिल? तेरी तबीयत खराब है और तू शादी में जाने की बात कर रहा है। तू कहीं नहीं जा रहा है, तू घर पर ही रहकर आराम कर। तभी रणधीर जी अपने हाथ में दवाई लिए हुए आते हैं और साहिल को देते हुए कहते हैं, साहिल या लो, तुम दवाई खा लो बेटा और थोड़ी देर आराम करो। इस दवाई से तुम्हें जल्दी दर्द में आराम मिल जाएगा। साहिल ने दवाई देखकर बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन अब वह ऐसी हालत में फंस गया था कि दवाई खाने से इनकार भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने चुपचाप रणधीर जी के हाथ से वह दवाई ली और खा ली। फिर उसने सब लोगों की तरफ देखा और बोला, माँ आप लोग चले जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। अगर आप लोग मेरी वजह से यहाँ ऐसे ही खड़े रहें तो आप लोगों को लेट हो जाएगा। वैसे भी मुझे पापा ने दवाई दे दी है ना, तो मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँगा। बबीता जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। फिर वह रणधीर जी की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा कीजिए आप सब लोग निकल जाइए, मैं साहिल का ध्यान रखने के लिए घर पर ही रुक जाती हूँ। ऐसी हालत में हम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो कैसे मैनेज करेगा ये अकेले? साहिल जल्द से बोला, अरे नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूँ जो मुझे ध्यान रखने के लिए आपकी ज़रूरत होगी। आप ट्रस्ट कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। जाइए आप लोग, जल्दी देर हो जाएगी। शारदा जी सबको देखते हुए बोली, साहिल बिल्कुल ठीक कह रहा है, यह अपने कमरे में जाकर आराम कर लेगा और हम लोग निकलते हैं। उसके बाद सुधीर जी और सुजीत जी उसे पकड़कर उसके कमरे तक छोड़ आए। बबीता जी भी साहिल से एक बार मिल आई और इतने में ही सुहानी और वसुंधरा भी तैयार होकर नीचे आ गई और सब लोग शादी के लिए निकल गए। बस वसुंधरा घर पर रह गई थी। लेकिन वसुंधरा और सुहानी से किसी ने भी साहिल का जिक्र तक नहीं किया। इधर दवाई के असर की वजह से साहिल की आंख लग गई और उसे पता भी नहीं चला। वसुंधरा अपने टाइम पर कॉलेज के लिए निकल गई और जाते जाते घर का मेन गेट भी बंद कर गई और चाबी अपने साथ ले गई। साहिल की जब आंख खुली तो घड़ी में 12 बज रहे थे। ये देखकर वो हड़बड़ा कर उठा और अपने कमरे से जल्दी से बाहर निकला। उसने पूरे घर में घूम कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। नौकरों को तो बबीता जी ने कल ही आज की छुट्टी के लिए कह दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वसुंधरा जब घर में रहे तो कोई भी नौकर हो। वसुंधरा घर के मेन गेट का ताला लगाकर कॉलेज चली गई थी। इधर साहिल ने जब देखा कि मेन गेट भी बाहर से बंद है, हालांकि उनका मेन गेट ऐसा था कि जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक ही चाबी से खुल जाता है, लेकिन उसके पास तो चाबी भी नहीं थी जो वह दरवाजे को खोल सके, तो उसे अब खुद पर ही बहुत गुस्सा आने लगा। वह मन ही मन बोला, क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा ड्रामा करने की? या तो कॉलेज के लिए निकल गई और मुझे घर में बंद कर गई। अब मुझे सारा दिन घर में ही बंद रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने खाने के लिए देख लेता हूँ, वैसे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी है। यह कहकर वह रसोई घर की तरफ चला गया। फिर खाने का बहुत सारा सामान लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर वसुंधरा पहले अपने कॉलेज गई और कॉलेज के बाद वह ट्यूशन पढ़ाने चली गई। वैसे तो वह लगभग 7 बजे तक घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज उसे
अपने कुछ असाइनमेंट भी पूरे करने थे, इसलिए वह पब्लिक लाइब्रेरी में चली गई और वहां जाकर बुक इशू करवा कर अपना काम करने लगी। और अपना काम करते करते उसे 9 बज गए। जैसे उसका ध्यान घड़ी पर गया, वह जल्दी से उठी और अपना सामान समेट कर लाइब्रेरी से घर की तरफ निकल गई और उसने रास्ते से ही अपना खाना पैक करा लिया। वसुंधरा घर गई, उसने ताला खोला और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके हाथ में खाने का पैकेट था। वह अपना सामान लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और कमरे का दरवाज़ा हल्का सा भिड़ाकर अपना काम करने लगी। वो सबसे पहले चेंज करके आई और उसके बाद उसने खाना खा लिया। वह आज बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि उसका पूरा दिन आज बहुत ही ज़्यादा बिजी था। इधर साहिल, जो कब से वसुंधरा पर ही अपनी नज़र गड़ाए हुए बैठा था, वह तो इंतज़ार कर रहा था कि कब वसुंधरा खाली हो और कब वह अपने मंसूबों को अंजाम दे। वही वसुंधरा तो इस बात से भी बेखबर थी कि इस पूरे घर में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। वसुंधरा ने अपना फ़ोन उठाया और अपनी फेवरेट जगह खिड़की के पास बने हुए प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गई और आसमान में देखने लगी। कुछ देर आसमान में देखने के बाद वह अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लगी। उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना सुहानी से बात कर ली जाए, क्योंकि आज एक बार भी सुहानी से उसकी बात नहीं हो पाई थी। वह अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल ही रही थी कि तभी वसुंधरा अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलकर सुहानी का नंबर मिलाने ही जा रही थी कि तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के खुलने होने की आवाज़ आई। तो उसने झट से मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और साथ ही उसकी आंखों में बेपनाह गुस्सा उतर आया। अपने फ़ोन को अपने हाथ में ही पकड़े हुए वो खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम यहाँ, लेकिन तुम तो सबके साथ शादी में गए थे ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहिल एक कुटिल मुस्कान अपने ओठों पर सजाए हुए बोला, हाँ जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुम नहीं जाने वाली हो तो मैंने भी मना कर दिया। यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भी तो कोई तो होना चाहिए ना, कहकर वो दरवाज़ा बंद करने लगा। यह देखकर वसुंधरा उस पर चिल्लाते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है साहिल, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम्हें यह दरवाज़ा क्यों बंद किया है? वसुंधरा का फ़ोन अभी भी उसके हाथ में था। वह सुहानी का नंबर मिलाने ही जा रही थी, लेकिन साहिल आ गया तो जल्दी से खड़ी वह गई और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सुहानी के नाम के ऊपर लिखा हुआ संस्कार का नाम सिलेक्ट होकर उसका नंबर भी डायल हो चुका है। इधर संस्कार, जो अपनी मीटिंग में बिजी था, उसने जैसे ही अपने फ़ोन की स्क्रीन पर वसुंधरा का नंबर जगमगाते हुए देखा तो वह हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वसुंधरा उसे फ़ोन भी कर सकती है, क्योंकि पिछले 3 सालों से वसुंधरा ने आगे से कभी उसे फ़ोन नहीं किया था। लेकिन इतनी रात को वसुंधरा का फ़ोन उसे करना उसे हैरानी के साथ साथ परेशानी में भी डाल रहा था। एक बार तो उसने सोचा कि कहीं शायद गलती से मिल गया हो, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हो गई है, क्योंकि वह घर पर अकेली है। ये सोचकर उसने जल्दी से ब्लूटूथ से कॉल को कनेक्ट किया और बोला, हेलो हेलो, लेकिन पीछे से कोई आवाज़ नहीं है। वह कुछ पल तो वह ब्लूटूथ से जवाब सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब कोई आवाज़ नहीं आई तो वह फ़ोन काटने वाला ही था कि तभी उसके कानों में साहिल की आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो गए और वह भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। साहिल ने दरवाजे को बंद किया और फिर उसकी तरफ मुड़कर दरवाजे से टेक लेकर खड़ा हो गया। फिर अपने सीने पर हाथ बांधकर उसे अपनी गंदी निगाहों से घूरते हुए एक तिरछी सी मुस्कान देते हुए बोला, रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? अभी तो सारी रात बाकी है। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, वो भी एक एक करके, लेकिन पहले मुझे अपने इस खूबसूरत जिस्म का दीदार तो करने दो। संस्कार के ऑफिस में साहिल की यह बात सुनते ही उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसका खुद का भाई अच्छा इंसान नहीं है और लड़कियों को लेकर उसका ट्रैक भी बहुत ख़राब है, यह तो वह जानता है, लेकिन वह इतनी घटिया हरकत पर उतर आएगा यह तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वसुंधरा के हालत समझते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें चपकने लगी है और घबराहट होने लगी।
उसने जल्दी से अपनी टाई ढीली की और मीटिंग कैंसिल करके वहाँ से जल्दी से निकल गया। पीछे मीटिंग में सब लोग हैरान परेशान रह गए कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो संस्कार बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से निकल गया। लेकिन तब आगे आकर संस्कार के मैनेजर ने सब कुछ संभाला और सबको शांत किया। इधर संस्कार ने लगातार अपने कान से ब्लूटूथ लगा रखा था और वहाँ जो कुछ भी हो रहा उसे सुन भी रहा था। उसका ऑफिस घर से बहुत दूर था, उसे पहुँचने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला था, लेकिन वह जल्द से जल्द बस वहाँ पहुँच जाना चाहता था। इसलिए उसने अपनी कार की स्पीड बहुत तेज़ कर दी। इस वक्त उसकी कार की स्पीड इतनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कार रोड पर नहीं चल रही हो बल्कि हवा में उड़ रही है। इधर वसुंधरा के कमरे में वसुंधरा को उससे बहुत घिन आ रही थी और साथ ही उसकी बातें सुनकर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उसे उसकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी और उसके इरादे को भांपते हुए उसे डर भी लग रहा था। लेकिन यह वक्त डरने का नहीं था। अगर वह इस वक्त डर जाएगी तो खुद को नहीं बचा पाएगी। तो इस वक्त उसे हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत थी। इसलिए उसने साहिल को सामने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या तुम यहाँ कुछ ज़्यादा ही पी ली है तुमने, जो इस तरह की घटिया बातें कर रहे हो। साहिल फिर से उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, अरे अरे जान, ऐसे तो इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन तुम तो गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। और रही नशा करने की बात, तो तुम्हें एक बात बता दूं कि तुमसे ज़्यादा नशा तो किसी शराब में भी नहीं है। संस्कार के कानों में अभी भी ब्लूटूथ लगा हुआ था और वसुंधरा के फ़ोन पर हुई कॉल अभी भी कनेक्ट थी और संस्कार को उस कमरे में कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। जैसे साहिल के कहे हुए शब्द उसके कानों में पड़ रहे थे, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसका खुद का सगा भाई है जो अपनी या भाभी के साथ इतनी नीचता पर उतार आया। लेकिन इस वक्त वो संस्कार के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता था। इस वक्त अगर उसे ख्याल आया था तो सिर्फ वसुंधरा का। वह ये सोच सोच कर घबरा रहा था कि इस वक्त वसुंधरा पर क्या बीत रही होगी, कैसे सामना करेगी वह साहिल का। अगर वह सही टाइम पर घर नहीं पहुंच पाया तो कितना कुछ गलत हो जाएगा। उसने तो वसुंधरा की रक्षा करने की कसम खाई थी। दुनिया से वसुंधरा को बचाने के लिए ही तो उसने यह शादी की थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वह बाहरी दुनिया से तो उसे बचा लेगा, लेकिन जो राक्षस उसके घर में है उससे उसे कैसे बचाएगा। वह तो बस जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाना चाहता था। तभी उसने अपना दूसरा फ़ोन निकाला जिसे वह कभी कभी ही इस्तेमाल करता था और समय का नंबर मिला दिया। समय जो शादी में बिजी था। पहले तो उसे फ़ोन की रिंग सुनाई नहीं दी, लेकिन जब संस्कार ने दोबारा से फ़ोन मिलाया तो उसने फ़ोन उठाया और खुश होते हुए बोला, हेलो भाई, क्या हुआ? हम सबकी याद आ रही है क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि। संस्कार उसकी बात को बीच में ही काट कर बोला, यह सब छोड़ो और जल्दी से पूरी परिवार को लेकर दिल्ली पहुंचो। समय। संस्कार की आवाज़ में घबराहट और बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी। उसकी घबराहट भरी आवाज़ सुनकर समय भी घबरा गया और बोला, क्या हुआ भाई, सब कुछ ठीक है ना? संस्कार जल्दी से बोला, कुछ ठीक नहीं है समय, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता। बस जल्द से जल्द सबको लेकर घर पहुंचो, वरना ऐसा ना हो कि मेरे हाथों कुछ गलत हो जाए। समय उसकी बात से और ज़्यादा घबरा गया और बोला, भाई ऐसी क्या बात हो गई जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? मुझे घबराहट हो रही है भाई। संस्कार लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुमसे कहा ना समय कि सबको लेकर जल्द से जल्द घर पहुंचो। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे भी जल्दी घर पहुंचना है। समय समझ गया था कि संस्कार की कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि वह उसे कुछ भी बता सके, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा और उसकी बात को मानते हुए बोला, ठीक है भाई, मैं पहुंचता हूं, लेकिन आपको मेरी कसम है कि आप मेरे आने से पहले कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। समय की बात सुनकर संस्कार ने एक गहरी सांस ली और समय की बात का जवाब दिए बिना फ़ोन काट दिया और एक बात अपनी गर्दन ऊपर आसमान की तरफ कर ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह इस वक्त खुद को बहुत ही ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था। इधर समय ने सबको जल्दी ही घर चलने के लिए कहा। सब लोग यह सब सुनकर घबरा गए, लेकिन वजह तो समय को भी नहीं पता थी, तो वह बाकी घर वालों को क्या बताता।
सब लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों में बैठे और दिल्ली के लिए निकल गए, लेकिन न चाहते हुए भी उन्हें कम से कम 2-2.5 घंटे का समय लगना ही था। इधर वसुंधरा के कमरे में वसुंधरा साहिल के पास आई और उसे धक्का देते हुए बोली, पहले तो तुम मेरे कमरे से बाहर निकलो। वसुंधरा का इस तरह से धक्का देना साहिल की ईगो को अंदर तक हर्ट कर गया, तो उसने आगे आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया और उसके कान के पास होकर बोला, चला जाऊंगा, इतनी भी जल्दी क्या है, लेकिन पहले तो वह कर लो जो करने आया हूँ। वसुंधरा की उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए उसने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और फिर एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया और उसे हटाकर दरवाज़ा खोलने लगी। थप्पड़ पड़ने की वजह से साहिल का चेहरा एक तरफ झुक गया, लेकिन अगले ही पल साहिल का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और वो वसुंधरा के पास गया और उसे दरवाजे से हटाते हुए उसके बालों को कसकर पकड़कर बोला, बहुत नाटक हुआ, अब तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जो आज तेरे साथ होने वाला है वह तेरे पहले थप्पड़ की कीमत है और तूने मुझ पर दोबारा हाथ उठाने की गलती कर दी है, तो सोच इसका अंजाम तेरे लिए क्या होगा। कहकर साहिल ने उसे धक्का दे दिया। वह गिरने को हुई, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। वसुंधरा कमज़ोर पड़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसका दिल दहल गया था। वो उसके इरादे समझ रही थी और जान भी रही थी, लेकिन घर पर अकेले रहकर वो उसका मुकाबला कैसे करेगी, यही सोच सोचकर उसकी हालत ख़राब हो रही थी और घबराहट के मारे उसके चेहरे पर पसीने की बूंदी जगमगाने लगी थी। मौका देखकर वसुंधरा थोड़ा सा और पीछे हट गई और उसने अपने साइड में टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वास उठाया और उसकी तरफ फेंक कर मारा, लेकिन साहिल भी कम चालाक नहीं था। वह जल्दी से साइड में हो गया, जिससे वह फ्लावर पॉट उसे तो नहीं लगा, लेकिन ज़मीन पर बिखर गया। उसके टुकड़े टुकड़े जरूर हो गए। वसुंधरा मदद के लिए चिल्लाने लगी तो साहिल मुस्कुराया और बोला, चिल्ला लो, जितनी मर्जी आए उतना चिल्ला लो, लेकिन आज तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। तुम्हारा पति तो तुम्हें छोड़कर कब का भाग चुका है, और वो जो तुम्हारी बहन जो सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारी बॉडीगार्ड बनकर घूमती रहती है, वह भी नहीं आएगी आज तुम्हें बचाने के लिए। तो अब तुम्हारा क्या होगा वसुंधरा? साहिल उसकी तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त वह किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर वसुंधरा धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, अपने कदम वहीं रोक लो साहिल, वरना बहुत पछताओगे। अगर घर में किसी को भी तुम्हारी हरकत का पता चल गया ना, तो कोई भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बहुत बुरा अंजाम होगा इस सब का। यह सुनकर साहिल के कदम वहीं रुक गए और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, शिकारी के जाल में फंसी हुई चिड़िया जैसे तो हालत हो रही है तुम्हारी, और अब भी तुम्हें मेरे अंजाम की बड़ी परवाह है। लेकिन पहले अपने बारे में तो सोच लो। मेरा तो जो होगा सो होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा क्या अंजाम होगा उसके बारे में सोचा है कभी? वसुंधरा की आंखों में अब एक डर उतर आया था। वह एक बार फिर से कोशिश करते हुए बोली, रुक जाओ साहिल, आगे मत आओ, जाने दो मुझे, तुम अभी होश में नहीं हो। साहिल भी अपने कदम आगे लेते हुए बेशर्मी से बोला, अरे तुम जैसी चीज़ को झेलने के लिए अपने होश में रहने की ज़रूरत ही कहाँ है? और फिर बड़ी मुश्किल से तो यह मौका मेरे हाथ लगा है। कितने सालों तक इंतज़ार किया है मैंने इस दिन का, तो बिना इसका फ़ायदा उठाए तो मैं ना तो खुद यहाँ से जाऊँगा और ना तुम्हें जाने दूँगा। क्या संस्कार वसुंधरा को बचा पाएगा या नहीं, देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।